जो नशीली कफ सिरप है उसको हमें मिटाना नहीं है, उसको हमें समूल रूप से विनाश कर 5.5 करोड़ रुपए से अधिक का हेरोइन, गांजा, कोरेक्स ये सब मिला है और लगभग 7 करोड़ रुपए से ऊपर इनके वाहनों की जब्ती पुलिस ने सुनिश्चित की। ग्रामीण इलाकों में जो इस तरह के नशे हैं जो बड़े बड़े शहरों में मिल रहे हैं वो नशे मिल रहे हैं सर, बल्कि थाना प्रभारी भी उसके लिए जवाबदार मान के ऊपर उनके ऊपर भी विभागीय जांच सुनिश्चित करी जाएगी। और जन चौपाल, पिछले 2 जन चौपाल जो हुए हैं उसमें लगभग 15,000 से ऊपर लोग आए हैं। माफिया जो है वो बालू निकाल रहे हैं, छोटी बच्चियों से रिलेटेड है, 18 वर्ष से कम उम्र की जो नाबालिग बच्चियां हैं वो काफ़ी हद में घर से जा रही हैं। तो उन 24 घंटों में आईजी गौरव राजपूत क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ओशो को सुनूंगा। रीवा में अपराध, नशे के खिलाफ जंग और पुलिसिंग के बदलते तौर तरीकों पर आज खुली बात होगी और बातचीत जो होगी वो बिंदास होगी। हमारे साथ होंगे रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत जी, जिनसे हम जानेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या चुनौतियां होती हैं। साथ में जानेंगे कि ऑपरेशन प्रहार जो 2.0 की कहानी क्या है। साथ में ये भी जानेंगे कि जो 24 घंटे हमारी और आपकी सुरक्षा में ये जवान तैनात रहते हैं, धूप छांव किसी की परवाह नहीं करते हैं, इनका जीवन आखिर क्या होता है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो मैं हूं शिवेंद्र और ये है पब्लिक वाणी और हमारे साथ हैं रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत जी। सर बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वाणी। थैंक यू सर। 27 अक्टूबर 2025 ऑपरेशन प्रहार 2 की शुरुआत होती है। आप मंच पर थे और आपके हाथ में एक माइक थी। आप खुली चुनौती दे रहे थे अपराधियों को, साथ ही फटकार लगा रहे थे अपने ही अधिकारियों पर। तो सर ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि रीवा रेंज की जो समस्या है वो एक अपराधी है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की एक ढिलाई भी है? देखिए, ऑपरेशन प्रहार 2 जब हमने लॉन्च किया तो हम प्रहार 1 के सक्सेस पे खुश नहीं थे जी। हम चाहते थे कि रीवा से जो नशीली कफ सिरप है उसको हमें मिटाना नहीं है, उसको हमें समूल रूप से विनाश करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो निचला स्टाफ होता है वो लॉ एंड ऑर्डर की परेशानियों के कारण से, समस्याओं के कारण से, अपराधों के निराकरण के कारण से, पेंडिंग चालान के कारण से, किसी वीआईपी मूवमेंट के कारण से, किसी रिलीजियस फंक्शन और फेस्टिवल के कारण से वो बिजी होता है। फोकस्ड अप्रोच जब आती है तब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रहार 2 में जो हमने सीखा वो ये था कि जब पूरा अमला एक दृष्टि से फोकल पॉइंट करके जब नशे के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई उन्होंने शुरू करी तो फिर वो ऐसी कार्रवाई हुई कि हर दिन हर जिले में 3-3, 4-4, 5-5 एनडीपीएस के प्रकरण हुए। इस तरह से हम देखेंगे कि लगभग पिछले 15 महीनों में हमने 1500 के आसपास जो कोरेक्स की तस्करी में इन्वॉल्व वेंडर्स थे, जो ऑपरेटर्स थे, जो मिडिलमैन थे और जो सप्लायर्स थे, उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा। 5.5 करोड़ रुपए से अधिक का हेरोइन, गांजा, कोरेक्स ये सब मिला है और लगभग 7 करोड़ रुपए से ऊपर इनके वाहनों की जब्ती पुलिस ने सुनिश्चित करी। सर कोरेक्स में कफ सिरप को लेकर वाकई बहुत सराहनीय कार्य हुआ है, लेकिन अभी भी सर जो दूर दराज, जो रीवा से बहुत दूर के गांव हैं, वहाँ भी अभी जो तरह तरह के नशे हैं, चाहे ब्राउन शुगर हो गया हो, सड़कें नहीं पहुँची हैं उन गांवों में, लाइटें प्रॉपर नहीं पहुँची हैं, लेकिन अभी भी वो नशा मिल रहा है। और मैं क्योंकि वहीं से आता हूँ, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, तो मैं देखता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में जो इस तरह के नशे हैं जो बड़े बड़े शहरों में मिल रहे हैं वो नशे मिल रहे हैं सर। तो इसके लिए भी क्या कुछ चल रही है कार्रवाई? 1 जुलाई से हम वापस प्रहार 2 का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें सभी एसपीज के साथ में मीटिंग हो चुकी है और डाउनवर्ड मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि इस बार जिस थाना क्षेत्र में, जिस चौकी क्षेत्र में कोरेक्स या इस प्रकार के गांजे या इस प्रकार की अफीम या ब्राउन शुगर अगर पकड़ी जाती है तो न सिर्फ बीट प्रभारी पे अब कार्रवाई शुरू होंगी बल्कि थाना प्रभारी भी उसके लिए जवाबदार मान के ऊपर उनके ऊपर भी विभागीय जांच सुनिश्चित करी जाएगी। ये तो हो गई बात रिएक्टिव पुलिसिंग की, पर प्रोएक्टिव पुलिसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि अगर हम ऐसी पुलिसिंग करें जिसमें अपराध घटित होने से पहले ही अपराध जो करने वाला है उसके मन में ये आ जाए कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो विधि से और कानून से बच नहीं पाएगा। इस प्रोएक्टिव पुलिसिंग के लिए हमने जन चौपाल शुरू किया और जन चौपाल पिछले
2 जन चौपाल जो हुए हैं उसमें लगभग 15,000 से ऊपर लोग आए हैं। हमने एक साथ एक दिन, हम जो आखिरी मंगलवार होता है उसमें हम ये जन चौपाल करते हैं। इस बार 30 जून को जन चौपाल रखा है, जिसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर 6 के 6 जिले एक साथ 4:30 से शाम को 6 बजे तक अपने अपने क्षेत्रों के दीगर क्षेत्रों में, मतलब थाना और चौकी के प्रांगण से अलग जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनकी आपने अभी बात करी, वहाँ जाके जन चौपाल लगाएंगे। वहाँ के सरपंच, पंच सब लोगों से बातचीत करेंगे, वहाँ इन्फॉर्मेशन देंगे और वहाँ उन लोगों को एक नंबर भी देंगे जो हमने जन चौपाल में रखा है, जिस पे वो अपनी गोपनीय सूचनाएं दे सकते हैं। कौन तस्करी करवा रहा है, कौन लोग हैं ऐसे जो संलिप्त हैं, उन सब का डाटा बैंक हमारे पास जनता खुद देगी। और जब ये डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले राउंड में जन चौपाल जाने से पहले वो सारे लोग जो हैं वो सलाखों के पीछे हों। सर, नशे के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है, तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सर युवाओं को नशा मिल रहा है। तो इस पे क्या लगता है सर कि असली विलेन कौन है? तस्कर हैं या कहीं ना कहीं सिस्टम कुछ कहीं लापरवाह हो रहा है, या वो लोग भी हैं, या समाज के वो लोग भी हैं जो सब कुछ देखते हुए भी चीज़ों को अनदेखा करते हैं? उनकी भी एक भागीदारी होती है इसमें, क्योंकि एक सामाजिक चीज़ है, इसको नष्ट करना चाहिए, मूल रूप से एकदम नष्ट करना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, समाज को क्या एक संदेश देना चाहते हैं आज? देखिए, पुलिसिंग जो है वो तो हम कर ही रहे हैं जी। आप रिजल्ट्स देखिए, आप तस्करों पे कार्रवाई देखिए, 1500 से ऊपर एनडीपीएस में लोग जा चुके हैं जेल। हम अपना प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हम सक्सेसफुल हुए हैं। हाँ, 80% सक्सेसफुल हुए हैं, 20% हमें भी काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हम फिर 1 जुलाई से फिर से ऑपरेशन प्रहार का सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। इस बार हमारी कार्रवाइयाँ और विस्तृत होंगी, इस बार उन लोगों तक भी पहुँचेंगे जो अभी तक दबे छुपे बैठे हुए थे। लेकिन मेरा मानना है कि पुलिस के साथ साथ एक जन चेतना भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मुझे बहुत खुशी है कि विंध्य के सभी जो विधायकगण हैं, विंध्य के सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं, वो पुलिस को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने आगे बढ़ बढ़कर हमको खुद भी सूचनाएं दी हैं अपने लोगों के माध्यम से। और वो लोग भी जब जन सुनवाई करते हैं तो उसमें उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा मैसेज जा रहा है कि नशे से हमको अब दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इस बात को समझें कि नशे में रहकर दुनिया से जंग नहीं जीती जा सकती। आप नशे से दूरी रहकर बहुत कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं। सर, जन चौपाल की शुरुआत आपने की, पुलिस थाने से निकलकर जनता के बीच पहुंची, उनसे बात की, तो अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा सर आपका? कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस, कुछ लोग ऐसे मिले हों जो आपको याद हो गए हों, तो कुछ हमें बताइए। जन चौपाल अभी तीसरा जन चौपाल हम करने जा रहे हैं और इसमें मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा आपसे कि जनता बहुत अधिक उत्साह के साथ पुलिस वालों को अपनी बात बता पा रही है। जो क्षेत्र की उनकी त्वरित की समस्याएं वो हम उनसे अवगत हो पा रहे हैं, उनके निराकरण के लिए पहल कर रहे हैं। साथ ही साथ जनता हमको जो क्षेत्र में होने वाले अपराध हैं, जो अपराधीगण हैं, जो कोरेक्स या गांजे या अफीम इनके विक्रेतागण हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को जानकारी दे रही है। कुल मिलाकर एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में जनता और पुलिस के बीच में संवाद पहली बार शुरू हुआ है। जो अभी तक एक पक्षीय था, ये पहली बार 2 पक्षीय हुआ है। सर, नशा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुझे उम्मीद है कि और भी अच्छी होगी। लेकिन एक समस्या सर और बीते कुछ सालों में हुई है, अपने रीवा रेंज में बढ़ी है, वो है रेत की समस्या। माफिया जो हैं वो बालू निकाल रहे हैं नदियों से, चाहे आप पटेरा से जवा के बीच में देख लीजिए, मतलब 10 को तो मैं जानता हूं कि वो रेत निकालते हैं, अवैध तरीके से निकालते हैं। उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई चल रही है क्या, या कुछ ऐसी योजना है? देखिए, शासन में हर कार्रवाई को करने के लिए निश्चित विभाग है जी। शराब के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग है जी। रेत के अवैध उत्खनन पे कार्रवाई करने के लिए माइनिंग विभाग है, और अगर ओवरलोडिंग हो रही है तो उसके लिए आरटीओ विभाग है। मुझे लगता है कि जो हमें सीमित परिधि मिली हुई है, जो हमारे पास सीमित संसाधन है, जो हमारे पास फोर्स है, उस फोर्स का सदुपयोग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें प्रायोरिटीज़ करना पड़ती हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो इस समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, हमारी प्रायोरिटीज़ जो है अपराधों का अन्वेषण करना है, हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो 60 दिवस में चालान पेश करना है, हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो नशे को रोकना है। जैसे जैसे जिन जिन विभागों की जो कार्रवाइयाँ हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियाँ समझेंगे तो पुलिस उनके साथ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। पर संबंधित सूचना हमें संबंधित विभाग से आनी चाहिए, ताकि ये क्लियर रहे कि किस विभाग का क्या अपना दायित्व है। सर, हमारे रीवा रेंज में किस फील्ड या कौन से ऐसे केस ज़्यादा, कौन से अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, किसके केस ज़्यादा आ रहे हैं? पूरे संपूर्ण रीवा जोन में जो मुझे अभी तक परिलक्षित हुआ है, एक तो जो नशे का कारोबार है
वो काफ़ी हद पे हम कंट्रोल करने में कामयाब हुए। एक जो अपराध है या जिसको मैं कहूँ कि वो छोटी बच्चियों से रिलेटेड है, 18 वर्ष से कम उम्र की जो नाबालिग बच्चियाँ हैं वो काफ़ी हद में घर से जा रही हैं, तो उस पर भी हम लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। उन सब बच्चियों की दस्तयाबी की सुनिश्चितता करने के लिए एसडीओपी लेवल तक, टीआई लेवल तक टीमों का गठन किया गया है और वो टीम सुनिश्चित रूप से कार्रवाई करें, इसके ऊपर एडिशनल एसपीज और एसपीज की जवाबदारी सौंपी गई। सर 2024 में मैंने एक रिपोर्ट की थी सर, तब भी मुझे ये जानकारी मिली थी कि ये जो लड़कियों के केस हैं तब भी ये सबसे ज़्यादा जिले में पाए जाते थे, अब भी ये पाए जा रहे हैं, तो कब तक ये ऐसे ही मिलते रहेंगे सर? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम और आप जीवन के उस पड़ाव पे हैं जहाँ मैच्योरिटी हम में समावेश हो चुकी है। जो छोटे बच्चे होते हैं, 18 वर्ष से कम होते हैं, वो ज़्यादातर मनोभाव में रहते हैं, मन के आधार पर ज़्यादा चलते हैं, वास्तविकता और विवेक शायद थोड़ा कम होता है। वो उसका असर जो होता है वो उम्र का होता है, हार्मोन्स का भी अपना अलग इफेक्ट होता है। तो ये समस्या सिर्फ ऐसा नहीं है कि रीवा जोन की है, ये समस्या सभी जगह पे परिलक्षित हुई है। अलग अलग जिलों में जहाँ मैं एसपी रहा हूँ वहाँ भी ये समस्या मैंने देखी है। मेरा मानना है कि स्कूल और विद्यालय में शिक्षा, स्कूल और विद्यालय के अलावा परिवार में जो बच्चियों पे ध्यान देना है या बच्चियों की जो ग्रूमिंग करनी है उसका अभाव, और कहीं ना कहीं एक ऐसे माहौल का अभाव जहाँ बच्चियाँ को ये समझाया जा सके कि 18 वर्ष से कम उम्र में इस तरह की कोई भी जो घटना या दुर्घटना होती है उसमें संबंधित पे कार्रवाई करना पॉक्सो के अंदर में अवश्य संभावी हो चुका है। तो बच्चियों में जागरूकता की एक पहल की बहुत आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सर आपकी जो इमेज है एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की इमेज है। हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जो आप अपने ही ऑफिसर्स को ऐसे फटकार लगाते हैं, तो कभी सर कुछ ऐसा हुआ है कि किसी आप ऑफिसर को फटकार लगाए हों और फिर आगे चल के वही आपकी टीम का बेस्ट परफॉर्मर बन गया हो, कुछ ऐसा? देखिए, अनुशासन में रखने के लिए स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी है जी। हमारे घर में भी हमारे फादर्स होते हैं या हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो स्ट्रिक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्रेम नहीं करते या हमारे ऊपर जो है वो हमारा अच्छा नहीं चाहते। स्ट्रिक्टनेस फोर्स में एक अनुशासन लेके आती है और उस फोर्स की गरिमा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ तक बात आपने कही कि डांट फटकार या स्ट्रिक्टनेस के कारण से कभी कुछ ऐसा हुआ कि आगे कई जिलों में कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि व्यक्ति को ये समझ में ही नहीं आता है कि वो कहाँ गलत होता है। अच्छा। अगर हम लोग सभी अपने अपने कॉन्शियंस के अपने अपने चित्त के स्वामी खुद बन जाएंगे तो फिर जस्टिस प्रिवेल नहीं होगा। इसीलिए अदालतें बनी हैं, इसलिए सीनियरिटी बनी है, इसीलिए सारे प्राधिकरण बने हैं कि वहाँ पे न्याय हो पाए। और मेरा भी ये मानना है कि जहाँ तक हो सके फोर्स को मोटिवेट करके और फोर्स से जो हमारी जनता के प्रति जवाबदारियाँ हैं उनका निर्वहन हम सक्षमता से कर पाएँ, संपूर्णता से कर पाएँ, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर मऊगंज में जो सीएम हेल्पलाइन को लेकर हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही कहना है कि जानकारी जैसे ही एसपी के माध्यम से मुझ तक पहुंची है, तत्काल प्रधान आरक्षक को वहां से हटाया गया है, तत्काल थाना प्रभारी को हटाया गया है और जो वहां का संबंधित जो ड्राइवर था जो कि इसमें चीज़ों में इन्वॉल्व था उनको भी वहां से हटाया गया और विभागीय जांच आदरणीय डीजीपी साहब ने बोला है कि उन सब में सभी की करनी है, तो हम उसके लिए भी मैंने एसपी को बता दिया। सर पुलिस की नौकरी दिन भर फ़ोन मीटिंग्स अपराध ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत तनावपूर्ण एक ये काम भी है और हम लोग आपकी वजह से सुरक्षित भी रहते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन सर अगर आपको 24 घंटे दे दिया जाए कि आप पुलिसिंग से दूर हैं, आपको फ़ोन नहीं उठाना है, कोई मीटिंग नहीं करना है, कोई अपराध की कोई बात नहीं सुननी है, 24 घंटे हैं आपके पास, तो उन 24 घंटों में आईजी गौरव राजपूत क्या करेंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ ओशो को सुनूंगा। अच्छा। और जितना हो सकेगा शायद कुछ मेडिटेशन करूंगा या जितना हो सकेगा कोई किताब पढ़ लूँगा। सर ओशो की बात आपने किया, कुछ बताइए ओशो के बारे में। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो पिछली सेंचुरी हमारी निकली है जी, उसमें आध्यात्म की जो ऊंचाइयाँ रजनीश ने छुई हैं, जो उन्होंने जो विचार प्रकट करे हैं वो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी विचार हैं और मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग है वो अपनी स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी और अपनी दिशा को बहुत हद तक सही कर सकता है अगर वो आध्यात्म से जुड़ा है। हमारा जो सनातन है वो पूरा का पूरा इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है
कि व्यक्ति की सारी समस्याओं का निराकरण विचार, विकार और व्यभिचार के आधार पर होता है। अगर इन तीनों पे हम विवेकशीलता लागू करें, अगर हम विवेक को सबसे ऊपर रखें और आध्यात्म से जुड़ें, तो हमारी बहुत सी समस्याओं का, दैनिक समस्याओं का निराकरण हो सकता है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि अगर आप रिटायरमेंट होते हैं, आज से अगर 10 से 20 साल बाद आपको अगर आपके बारे में रीवा के चौराहे पर कोई दो लोग मिल कर के बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से आपको याद करें, आप बताएं। मुझे वो याद करें ना करें, बस वो इतना ध्यान रखें कि जब मुझे एक निश्चित समय अवधि मिली है, उस निश्चित समय अवधि में मैंने अपना कार्य पूरी जीवनता के साथ में किया और पूरी सक्षमता से किया। बस वो इतना ध्यान रखें। तो ये थे रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।